नमस्कार बच्चों, गणित के विद्यार्थियों के लिए मैं दीपक शर्मा एक बार फिर एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। इस बार का हमारा जो टॉपिक है वो है कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए और टॉपिक का नाम है निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। जी, आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही है। समाकलन के वीडियो की ये अगली कड़ी है और इसका नाम निश्चित समाकलन। तो बच्चों, निश्चित समाकलन को पढ़ने के लिए आप पहले समाकलन को पढ़िए, समाकलन के वीडियोस को देखिए। जब वो समझ में आ जाएगा तो निश्चित समाकलन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, उस लिंक पर आप क्लिक कीजिए और मेरे पुराने सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत अच्छी बात है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और बच्चों, यदि ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा पाठ निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। बच्चों, हमने समाकलन के पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किसी फलन का समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, जहां सी एक समाकलन नियतांक है और इसका मान भिन्न भिन्न हो सकता है। समाकलन नियतांक सी के मान भिन्न भिन्न होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि किसी भी फलन का समाकलन अद्वितीय नहीं होता है और इसीलिए हम इन समाकलनों को क्या कहते थे? अनिश्चित समाकलन। अब हम जिस समाकलन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है जब फलन का समाकल एक निश्चित मान हो तो उसे हम क्या कहेंगे? निश्चित समाकलन कहेंगे। और ये कब होगा? जब फलन एफ एक्स किसी अंतराल ए बी में संवृत अंतराल या क्लोज्ड इंटरवल मतलब ए छोटा बराबर एक्स छोटा बराबर बी, इस अंतराल में फलन एफ एक्स सतत है, तब इंटीग्रेशन ए से बी, अब यहां देखो लिमिट लगा दिया, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को सीमाओं ए और बी के बीच एफ एक्स का निश्चित समाकलन कहते हैं। और इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है कैपिटल एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, और फिर इसमें हम x की जगह पर पहले b रखेंगे क्योंकि b अपर लिमिट है, तो एफ बी माइनस एफ ए। इस समाकलन में इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स में a को फलन की निम्न सीमा, समाकलन की निम्न सीमा और b को समाकलन की उच्च सीमा कहते हैं। ठीक है, एक उदाहरण हमने यहां पर प्रश्न लिया है। प्रश्न है इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू 4 एक्स स्क्वायर डीएक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमने मान लिया i बराबर इंटीग्रेशन 1 टू 4 एक्स स्क्वायर डीएक्स। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? हमारे पास सूत्र है x की घात n dx बराबर होता है x की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1। इस सूत्र की सहायता से क्या आ गया? i बराबर आ गया x की घात 3 बटे 3, और लिमिट क्या है? लोअर लिमिट है 1 और अपर लिमिट है 4। तो पहले हम क्या रखेंगे? x की जगह पर 4, तो 1 बटे 3 कॉन्स्टेंट था, उसको हमने क्या किया? बाहर x की जगह पर 4 रखा, तो 4 की घात 3 ऋण 1 की घात 3, 4 की घात 3 मतलब 64, 64 में से 1 घटा दिया, मान आ गया 63 बटे 3 बराबर 21। ठीक है, एक और उदाहरण ले लेते हैं। हमें मान ज्ञात करना है 0 से पाई बाई 4 साइन 2x dx का। ठीक है, हमको क्या मानते हैं? हम सबसे पहले i मान लेते हैं, तो i बराबर हमने मान लिया 0 से पाई बाई 4 इंटीग्रेशन साइन 2x dx। अब साइन 2x का क्या होता है? हमको मालूम है कि साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x होता है, तो हमने साइन x का कॉस माइनस कॉस x ले लिया, और 2x का 1/2, तो हमने हमारा इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस 2x बटे 2, और लिमिट है हमारी 0 से पाई बाई 4। तो पहले हमने क्या रखा? माइनस 1 बटे 2 बाहर ले लिया, कॉस 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस कॉस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 मतलब 0।
ठीक है। cos 2 इंटू पाई बाई 4 मतलब cos पाई बाई 2 माइनस cos 0 का मान क्या होता है 1, तो 1 रख दिए। cos पाई बाई 2 का मान 0, तो 0 माइनस 1 हो गया, और 0 माइनस 1 मतलब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 1/2। इस प्रकार से हम निश्चित समाकलन में देख रहे हैं कि हमको क्या मिल रहा है, एक निश्चित मान मिल रहा है फलन के समाकलन का, इसलिए हम समाकलन को क्या कह रहे हैं, निश्चित समाकलन। एक और उदाहरण हम ले लेते हैं। हमारा प्रश्न है इंटीग्रेशन 3 to 4 1/x² - 4 dx का मान याद करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, i बराबर मान लेते हैं। i बराबर हमने मान लिया कि हमारा समाकलन दिया हुआ है सीमांत 3 से 4 के बीच में 1/x² - 4 dx। समाकलन के सूत्रों से हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a² dx बराबर होता है 1/2a log x माइनस a बटे x प्लस a। यहां पर a कितना है, a बराबर है 2, तो हम सूत्र में मान रख दें, तो i बराबर कितना आ गया 1/2 इंटू 2 log x माइनस 2 बटे x प्लस 2, और लिमिट क्या है 3 से 4। अच्छा ये 1/4 क्या है बाहर, तो ये हमने बाहर ले लिया, बचा क्या log x की जगह पर 4 रखा तो 4 माइनस 2/4 धन 2, माइनस log x की जगह पर 3 रखा 3 माइनस 2/3 धन 2। क्या मिल गया हमें 1/4, ये हो गया log 2/6 माइनस log 1/5। log में अगर log m माइनस n के सूत्र से क्या हो जाएगा, log m माइनस n के सूत्र से होगा log m बटे log n मतलब log 2/6 बटे 1/5, तो ये हो गया 10/6, 10/6 मतलब 5/3। तो ये हमारा मान आ गया कि इंटीग्रेशन का मान कितना हो गया, i बराबर 1/4 log 5/3। ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। किसी फलन का निश्चित समाकलन अनंत पदों की श्रेणी के योग की सीमा है, जबकि प्रत्येक पद शून्य की ओर अग्रसर होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी अनंत पदों की श्रेणी का प्रत्येक पद शून्य की ओर अग्रसर होता है, तब ऐसी श्रेणी के योग की सीमा को हम फलन का निश्चित समाकलन कहते हैं। मान लेते हैं कि कोई अंतराल a b दिया हुआ है जिसमें फलन हमारा सतत है। इस अंतराल a b को n बराबर भागों में विभाजित करते हैं, जहां प्रत्येक भाग की लंबाई h बराबर होगी b माइनस a बटे n। तब हम a b अंतराल के अंतर्गत निश्चित समाकलन को निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। हम लिखते हैं इंटीग्रेशन बिटवीन a to b fx dx इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी इंटू h इंटू f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस f ऑफ a प्लस 3h प्लस डैश 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 प्लस f ऑफ a प्लस nh, और h कितना है, h है b माइनस a बटे n। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। हमारा प्रश्न है हमें निश्चित समाकलन की योग परिभाषा से समाकलन 1 से 4 x² माइनस x dx का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमें जो जो दिया हमने वो मान लिया। हमें क्या दिया fx बराबर कितना दिया x² माइनस x, और लोअर लिमिट a बराबर 1 अपर लिमिट b बराबर 4, तो NH बराबर कितना हो जाएगा b माइनस a मतलब 4 माइनस 1 बराबर 3। निश्चित समाकलन की योगफल की सीमा वाली परिभाषा से क्या हो जाएगा, लिमिट a टू b fx dx बराबर क्या होता है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी h इंटू f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस f ऑफ a प्लस 3h प्लस डैश 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 f ऑफ a प्लस nh। इस परिभाषा का जब हमने उपयोग किया तो हमारा क्या आ गया, लिमिट 1 to 4 x² माइनस x dx बराबर लिमिट h टेंस टू n टेंस टू इंफिनिटी h गुणे f ऑफ 1 प्लस h, a की जगह 1 रख दिया तो 1 प्लस h f ऑफ 1 प्लस 2h प्लस f ऑफ 1 प्लस 3h प्लस डैश डैश डैश, है ना। अब
वन एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो एफ ऑफ 1 प्लस एच कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1 प्लस एच। इसी प्रकार से 1 प्लस 2h, 1 प्लस 2h का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2h, 1 प्लस 3h तो 1 प्लस 3h का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3h, और 1 प्लस nh तो 1 प्लस nh का स्क्वायर माइनस 1 प्लस nh हो गया। अब a प्लस बी का स्क्वायर वाला सूत्र लगा दो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी गुणे h गुणे अंदर आ गया 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर माइनस 1 प्लस h हो गया। इसी प्रकार 1 प्लस 4 प्लस 4h स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2h, ठीक है, 1 प्लस 6h प्लस 9h स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3h प्लस डेट डेट डैश, सूत्र लगा दिया हमने। अब जब हमने सूत्र लगा दिया तो अब हमारा क्या हो जाएगा, अब हम ब्रैकेट हटा दें, ब्रैकेट हटाया तो क्या हो गया, ब्रैकेट हटाया तो ये देखो हमारा क्या हुआ, जितने पद 1 के थे, चाहे आप ये 1 ले लो तो ये 1 इस माइनस 1 से कट गया, ये प्लस 1 ये माइनस 1 से कट गया, फिर प्लस 1 फिर माइनस 1 से कट गया, तो जितने 1 थे वो सारे कट गए। अब हमारे पास क्या बचे, एक तो h वाला पद बचा और एक h स्क्वायर वाला पद बचा। जैसे ये देखो 2h में से एक h घटाया तो क्या बचा, h स्क्वायर, जो कहते हो 4h में से 2h घटा दिया तो कितना बचा, 2h, 4h स्क्वायर 3h प्लस 9h स्क्वायर, तो प्लस लास्ट में क्या बचेगा, nh प्लस n स्क्वायर h स्क्वायर। अब हमने इसमें से h वाले पद अलग कर लिए और उससे h कॉमन ले लिया, h कॉमन लिया तो हमें क्या मिला, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 n, और h स्क्वायर बाहर लिया तो क्या मिला हमें, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 n स्क्वायर। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र लगा दिया, क्या आ गया हमारा, h इंटू n प्लस 1 बटे 2 प्लस h स्क्वायर इंटू n प्लस 1 बटे 2n प्लस 1 बटे 6 हो गया। n बाहर ले लिया तो हमारा n इंटू h बाहर आ गया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी के साथ, और अंदर क्या बचा, h n, h का गुणा कर दिया प्लस h बटे 2 धन nh प्लस h गुणे 2nh प्लस h बटे 6 हो गया। अब इसमें nh बराबर कितना है, 3, तो हमने nh का मान रख दिया, तो ये कितना होगा, 3 धन h, 3 गुणे 3 धन h, 3 धन h गुणे 2 गुणे 3 धन h बटे 6 है ना। अब जब n टेंस टू इन्फिनिटी है तो h टेंस टू क्या होगा, 0, तो 0 मान रख दिया, तो 3 इंटू 3 प्लस 0 बटे 2 प्लस 3 प्लस 0 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 0 बटे 6, हल कर लिया, कितना आ गया हमारा, 3 गुणे 3 बटे 2 गुणे 3 गुणे 6 बटे 6, तो 6 से 6 कट गया, 27 बटे 2, ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम योगफल की सीमा की निश्चित समाकलन की परिभाषा का उपयोग करके मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारा है निश्चित समाकलन में प्रतिस्थापन। तो बच्चों, जिस प्रकार से अनिश्चित समाकलन में प्रतिस्थापन का प्रयोग करते थे, ठीक उसी प्रकार से हम निश्चित समाकलन में भी प्रतिस्थापन का प्रयोग करेंगे, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि हमें साथ ही साथ सीमाओं को भी परिवर्तित करना है। कैसे करना ये देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास जो फलन है जिसका हमें समाकलन ज्ञात करना है वो है लिमिट इंटीग्रेशन बिटवीन a टू b f ऑफ gx इंटू g डैश x dx। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम क्या करेंगे, gx बराबर t मान लेंगे, तो gx बराबर t माना तो g डैश x dx बराबर क्या हो गया, dt। अब अगर हम देखें तो चर x के लिए यहां पर समाकलन की सीमाएं क्या है, चर x के लिए समाकलन की सीमाएं a से b, इन a से b की सीमा को हम चर t के लिए परिवर्तित करेंगे, और t के लिए किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे, हमने क्या माना है, t बराबर gx, तो g में पहले a रखेंगे तो ga t की सीमा निम्न सीमा हो गई और gb t की उच्च सीमा हो गई। तब हमारा जो इंटीग्रेशन है वो किस प्रकार से हो जाएगा, वो हो जाएगा a टू b f ऑफ gx g डैश x dx का बराबर इंटीग्रेशन ga से gb f ऑफ t dt। एक उदाहरण ले लेते हैं हमने यहां पर एक प्रश्न लिया हुआ है, हमें इंटीग्रेशन ज्ञात करना है 0 टू 1 tan इनवर्स x बटे x स्क्वायर प्लस 1 dx का।
हमने मान लिया इसको i बराबर। अब हम क्या करें, हमें प्रतिस्थापन करना है, तो हमने प्रतिस्थापन किया tan इनवर्स x बराबर t माना, तो 1/x² dx क्या हो गया dt में tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस x²। ये कहां चला गया dx के साथ dt में। अब लिमिट भी बदलनी है, तो जब x टेंस टू 0 है तो t टेंस टू कहां जाएगा tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 मतलब 0, तो t कहां जाएगा 0 पर। जब x 1 पर जा रहा है, x टेंस टू 1 है, तो t टेंस टू कहां होगा t टेंस टू होगा tan इनवर्स 1 पर। tan इनवर्स 1 मतलब π/4। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन हो गया 0 to 1 tan इनवर्स x बटे x² प्लस 1 dx बराबर 0 to π/4 t इंटू dt। t dt हो गया। तो अब क्या करेंगे, t का क्या होता है t² बटे 2, तो t² बटे 2 0 से π/4। अब जी वो 1/2 बाहर ले लिया, t की जगह पे π/4 रख दिया, तो हमारा आ गया π/4 का वर्ग -0। π/4 का वर्ग मतलब π² बटे 16 और 16 दूनी 32, तो ये हो गया π² बटे 32। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं निश्चित समाकलन के गुणधर्म, जिन्हें हम प्रगुण भी कहेंगे, है ना। तो पहला प्रगुण है या पहला गुणधर्म है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fx dx बराबर माइनस ऑफ इंटीग्रेशन b टू a fx dx। मतलब अगर हम उच्च सीमा को, समाकलन की उच्च सीमा को निम्न सीमा से बदल दें और निम्न सीमा को उच्च सीमा से बदल दें, तो फलन का मान कैसा हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। कैसे, अगर हम देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fx dx बराबर क्या होता है f ऑफ b माइनस f ऑफ a। f ऑफ b माइनस f ऑफ a से माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो गया f ऑफ a माइनस f ऑफ b। और निश्चित समाकलन की परिभाषा से मान किसके बराबर हो गया, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन b टू a fx dx के। इसका मतलब क्या हो गया, a टू b fx dx इंटीग्रेशन लिया था और माइनस में इंटीग्रेशन b टू a fx dx मिल गया। मतलब अगर हम सीमाओं को परिवर्तित करते हैं तो हमारा ऋण चिन्ह आ जाता है। दूसरा प्रगुण है a टू b इंटीग्रेशन fx dx बराबर a इंटीग्रेशन a टू c fx dx प्लस इंटीग्रेशन c टू b fx dx। a और b के बीच कोई बिंदु c है, तो इस प्रकार से हम निश्चित समाकलन को दो भागों में तोड़ सकते हैं। चलिए हम इसकी भी उत्पत्ति देखें। हमने ले लिया इंटीग्रेशन a टू c fx dx प्लस इंटीग्रेशन c टू b fx dx। अब हम क्या करें, a टू c fx dx का मान कितना आएगा fc माइनस f ऑफ a, और c टू b fx dx का मान कितना है f ऑफ b माइनस f ऑफ c। दोनों को जोड़ दिया तो हमने देखा f ऑफ c से कट गया, हमारा क्या आ गया f ऑफ b माइनस f ऑफ a, जो कि किसके बराबर है a टू b fx dx के बराबर है। ठीक है, हमारा अगला गुण है प्रगुण 3। और प्रगुण 3 क्या है, वो ये है कि इंटीग्रेशन a टू b fx dx बराबर होगा इंटीग्रेशन a टू b ft dt के। मतलब यदि सीमाएं समान हैं तो चर परिवर्तित हो सकता है और इसका निश्चित समाकलन में कोई असर नहीं पड़ेगा। तो x की जगह अगर हमने t रख दिया है तो कोई फर्क मान में नहीं पड़ेगा, ये प्रगुण 3 कहता है। प्रगुण 4 हमें ये कहता है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a fx dx बराबर होगा इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx के। कैसे, तो इसको हम उत्पत्ति कर लेते हैं। हमने मान लिया कि हमारा i बराबर दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx। अब हम मान लेते हैं कि x बराबर a माइनस टी। x बराबर a माइनस टी लिया तो क्या हो गया dx बराबर कितना आ गया माइनस dt। dx बराबर माइनस टी dt आ गया। अब हम क्या ले रहे हैं x टेंस टू x टेंस टू 0। x टेंस टू 0 लेने पर यहां पर जब 0 रखोगे तो t टेंस टू क्या आएगा a, तो x टेंस टू 0 लेने पर t टेंस टू a आ गया। इसी प्रकार x टेंस टू a लेने पर t टेंस टू क्या मिल गया 0। तो हमारा समाकलन क्या हो गया i बराबर हो गया माइनस ऑफ a टू इंटीग्रेशन a टू 0 f ऑफ a माइनस t dt।
प्रगुण 2 से क्या होगा, माइनस चिन्ह हटा दें तो लोअर लिमिट अपर में और अपर लिमिट लोअर में आ जाएगी, तो ये हो गया इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ a माइनस टी डी टी। कौन से प्रगुण से, प्रगुण नंबर 2 से। फिर t की जगह पर x रख सकते हैं, प्रगुण नंबर 3 अभी हमने ऊपर पढ़ा है, तो इसकी जगह पे हमने रख दिया x, तो i बराबर हो गया इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx। इसका मतलब हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन 0 टू a f x dx बराबर इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx। इसी को हम व्यापक रूप में पढ़ते हैं तो हम ये लिखते हैं कि इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। मतलब दोनों लिमिट्स को जोड़ करके माइनस एक्स करके रख सकते हैं। ठीक, अगला प्रगुण नंबर 6। प्रगुण नंबर 6 हमारा क्या कहता है, प्रगुण नंबर 6 कहता है कि यदि इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए है, इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स होगा। कब होगा, जब फलन एफ एक्स सम फलन हो, सम फलन हो अर्थात एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो, तब हमारे कंडीशन में मान 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स होगा। यदि फलन सम फलन नहीं है, विषम फलन है, तब मान कितना होगा, 0 होगा। अगर फलन विषम फलन है, विषम फलन है मतलब f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, तब मान कितना होगा, 0 होगा। इसी को जब हम व्यापक रूप में लिखते हैं तो व्यापक रूप में हम ये लिखते हैं कि लिमिट इंटीग्रेशन 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स होगा। कब, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो। जब f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स होगा तो इसी का मान 0 के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट? चलिए इनको हम प्रगुणों को प्रयोग करके देखते हैं सवालों में। ठीक, हमारा प्रश्न है, हमें सिद्ध करना है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स बराबर पाई बाई 4। ठीक है, हम मान लेते हैं, हमने माना i बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स। कॉट एक्स की जगह हम क्या रख रहे हैं, कॉस एक्स बटे साइन एक्स, तो हमने रख दिया। अब हमने क्या किया, लघुत्तम ले लिया, तो हमारा क्या आ गया, i बराबर आ गया इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। अब हम प्रगुण 4 का प्रयोग कर रहे हैं। प्रगुण 4 क्या होता है, 0 से a इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स dx। हमने प्रगुण 4 का उपयोग किया तो क्या हो गया, 0 टू पाई बाई 2 इंटीग्रेशन साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बटे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, अब हमने क्या किया, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो हमने मान रख दिया, तो आई बराबर हमको मिल गया इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 कॉस एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। और ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 को हमने क्या किया, जोड़ दिया। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर हमें मिला i प्लस आई इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx प्लस 0 टू पाई बाई 2 कॉस एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब जब हमने जोड़ा तो क्या हो गया, दोनों के हर समान है तो अंश भी जुड़ जाएंगे, अंश जुड़ गए तो हमें क्या मिला, 2i बराबर मिल गया इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अंश और हर क्या है, समान है तो कट गए। क्या मिल गया हमें, 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 1 dx, और 1 का क्या होता है x, और 2 भाग दे दिया तो i बराबर क्या हो गया 1 अपॉन 2 x, और लिमिट क्या है 0 से पाई बाई 2। पहले पाई बाई 2 रखा और फिर 0 रखा, तो हमारा मान आ गया, कितना आ गया, पाई बाई 4। ठीक है, हमारा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx बराबर पाई अपॉन 8 log 2। चलिए हम सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना
I बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx, और इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 दे दिया। अब हम प्रगुण 4 हमारे पास जो है, प्रगुण 4 क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो यहां पर हमने क्या रख दिया, 10x की जगह पर 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स रख दिया। 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स का सूत्र क्या होता है, 10a माइनस बी का सूत्र, 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a 10b। तो हमने इस सूत्र का इस्तेमाल किया, तो हमारा i बराबर हो गया जी इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस 10x बटे 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। 10 पाई बाई 4 बराबर कितना होता है, 1, तो हमने यहां पर रख दिया। तो हमारा हो गया i बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 1 माइनस 10x बटे 1 प्लस 10x। ठीक है, अब हम क्या करें, अब हमने लघुत्तम ले लिया। लघुत्तम लेने पर हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया i बराबर 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x बटे 1 प्लस 10x। ये 10x प्लस का और ये 10x माइनस का क्या हो गए, कट गए। कितना मिल गया हमें, हमें मिल गया इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 log 2 अपॉन 1 प्लस 10x dx। log m बटे n बराबर क्या होता है, log m माइनस log n से। इस सूत्र का इस्तेमाल किया तो हमें क्या मिल गया, 0 टू पाई बाई 4 log 2 dx माइनस 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx। 1 प्लस 10x dx क्या है, i है, और log 2 बाहर ले लें तो ये हो गया 1, तो 1 का क्या होता है x, तो ये हो गया x 0 टू पाई बाई 4 माइनस i उधर चला गया, 2i हो गया। 2i बराबर कितना हो गया, पाई बाई 4 log 2। i बराबर कितना बच गया, पाई बाई 8 log 2। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, अब हमारा जो प्रश्न है उसमें मान ज्ञात करना, हमें इंटीग्रेशन 0 टू पाई x साइन x बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx का। ठीक है, हमें जब इसका मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम क्या करें, हमने मान लिया i बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई x साइन x बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx, और इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। अब हम प्रगुण 4 का इस्तेमाल कर ले, तो x की जगह पर हमने क्या रख दिया, पाई माइनस एक्स। तो ये होगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ठीक है, जिस प्रगुण का इस्तेमाल किया वो हमने यहां पर लिख दिया। अब हमको मालूम है कि साइन पाई माइनस एक्स बराबर क्या होता है, प्लस साइन एक्स, और कॉस पाई माइनस एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स। पर चूंकि यहाँ पे कॉस एक्स क्या है, स्क्वायर का है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, आई बराबर मिल गया इंटीग्रेशन 0 टू पाई पाई माइनस एक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको हमने समीकरण नंबर 2 दे दिया। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर हमें क्या मिल गया, आई प्लस आई बराबर 0 टू पाई एक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस 0 टू पाई इंटीग्रेशन पाई माइनस एक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब जब हमने जोड़ दिया तो यहां क्या हो गया, हमारा लेफ्ट हैंड साइड तो हो गया 2i, राइट हैंड साइड में क्या है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन है, तो उसको हमने लघुत्तम में ले लिया, तो ये ऊपर अंश में आ गया हमारे पास x साइन एक्स प्लस पाई माइनस एक्स साइन एक्स। एक्स साइन एक्स दोनों में कट जाएगा, हमारे पास क्या बच गया, 2i बराबर बच गया 0 टू पाई पाई साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब हम मान लेते हैं cos x बराबर t। जब हमने cos x बराबर t माना तो माइनस साइन एक्स dx कहां गया, dt में। लिमिट्स क्या होंगी, जब x टेंस टू 0 है तो cos x की मान जगह 0 रख दिया, तो cos 0 बराबर क्या होगा, 1, मतलब t बराबर क्या होगा, 1। जब x बराबर पाई है तो cos पाई का मान होता है ऋण 1, तो t बराबर क्या होगा, ऋण 1 होगा। मतलब हमारा i क्या हो गया, 2i बराबर हो गया माइनस इंटीग्रेशन 1 टू माइनस 1 पाई अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया। अच्छा, ये प्रगुण 2 से क्या हो गया, माइनस है, तो लिमिट ऊपर से नीचे हो गई, तो माइनस हट गया, तो लिमिट इंटीग्रेशन -1 टू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी हो गया। अब 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स, तो हमने मान रख दिया, तो इसका निकाला
अरे यार यहाँ फिर गड़बड़ कर दी तुमने। एक और प्रश्न हम ले लेते हैं, हमें सिद्ध करना है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log sin x dx बराबर पाई बाई 2 log 1 बाई 2। सबसे पहले हम क्या करते हैं, i मान लेते हैं, तो माना i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log sin x dx, और इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, प्रगुण 4 से क्या हो जाएगा, x की जगह पर हमने रख दिया पाई बाई 2 माइनस एक्स, और साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर होता है cos x, तो i बराबर हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log cos x dx, और इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या मिल गया हमको, 2i मिल गया। 2i इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log sin x प्लस log cos x। हमने क्या किया, log sin x प्लस log cos x में log 2 को जोड़ दिया और log 2 को घटा दिया। पहले तीन पद जहां पर log 2 को जोड़ा है क्या हो गया, log cos x प्लस log sin x प्लस log 2, यहां पर हमें सूत्र लग गया log m प्लस log n। log m प्लस log n बराबर होता है log m गुणे n। उस सूत्र की सहायता से i हमारा हो गया इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log 2 sin x cos x माइनस log 2 dx। ठीक है, अब 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x, तो हमने सूत्र लिख दिया, तो i क्या हो गया, i हो गया 2i हो गया हमारा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log sin 2x dx माइनस log 2 g इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 dx। ठीक है, यहां पे अब हम क्या करें, 2x बराबर थीटा, तो 2 dx बराबर d थीटा। जब x 0 है तो थीटा क्या होगा 0, और x पाई बाई 2 है तो थीटा कितना हो गया पाई, मान रख दिया हमने, तो 2i बराबर हमको क्या मिल गया 1/2 इंटीग्रेशन 0 से पाई log साइन थीटा d थीटा माइनस log 2 ज्यों करते हो, और यहां पे 1 था तो 1 का इंटीग्रेशन किया तो कितना आया x, तो x लिमिट 0 से पाई बाई 2। यहां देखो log साइन थीटा है और यहां लिमिट क्या है 0 से पाई है, अगर हम साइन पाई माइनस थीटा निकालें तो क्या आता है साइन थीटा आता है, तो प्रगुण 7 का इस्तेमाल करें तो ये कितना हो जाएगा 1/2 गुणे, ये हो जाएगा दुगना और लिमिट हो जाएगी आधी, तो 2 गुणे इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log साइन थीटा डी थीटा माइनस ये आ गया पाई बाई 2 log 2, ये 2 से 2 क्या हो गए कट गए। ठीक है, अब log साइन थीटा डी थीटा क्या करें, प्रगुण 3 का इस्तेमाल कर दें, थीटा की जगह पर x रख सकते हैं, तो हमने x रख दिया, तो 2i बराबर कितना आ गया 0 से पाई बाई 2 इंटीग्रेशन log साइन x dx माइनस पाई बाई 2 log 2। log साइन x dx का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 में क्या है i है, तो ये हो गया 2i बराबर i माइनस पाई बाई 2 log 2, i को घटा दिया तो i बराबर हो गया माइनस पाई बाई 2 log 2 बराबर कितना हो गया पाई बाई 2 log 1/2। ठीक है, आ गया समझ में बच्चों। निश्चित समाकलन एक बहुत ही आसान चैप्टर है और बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है, इसके प्रगुण को ध्यान पूर्वक अध्ययन करना है और उनका उपयोग करना है। आशा करता हूं मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बच्चों, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे निश्चित समाकलन की सहायता से वक्र द्वारा घेरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।